नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह का प्रथम अध्याय नमक का दरोगा का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। तो पहले हम लेखक परिचय जानेंगे, इसके बाद हम पाठ की भूमिका बनाते हुए पाठ के सार पे पहुँचेंगे। तो चलते हैं। साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। जीवन में ये साहित्य का महत्व है। अब हम चलते हैं लेखक परिचय में। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार एवं कथाकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में वाराणसी के निकट लमही नामक गांव में हुआ था और बहुत ही साधारण कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई थी और बचपन में ही पिता का देहांत हो जाने की वजह से घर की सारी जिम्मेदारियों का भार इनके ऊपर आ गया था। 10वीं की परीक्षा पास करने के उपरांत इन्होंने प्राइमरी स्कूल में अध्यापक का कार्य किया। इसके बाद कार्यरत होते हुए इन्होंने BA की परीक्षा पास की और डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के रूप में नियुक्त हुए। 1920 में गांधी जी के संपर्क में आए और असहयोग आंदोलन में भागीदारी करने लगे। इन्होंने साहित्य लेखन के माध्यम से देश सेवा का संकल्प लिया। पहले ये उर्दू में नवाब राय के नाम से लेखन कार्य करते रहे, फिर इसके बाद इन्होंने प्रेमचंद के नाम से लेखन कार्य किया। मूल नाम से इन्होंने लेखन कार्य नहीं किया क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ भी ये बोलते थे, लिखते थे, तो जिससे कि इस पे इनके लेखन कार्य में कोई बाधा ना उत्पन्न हो, इसलिए इन्होंने अपने मूल नाम से वो कार्य नहीं किया। और 8 अक्टूबर 1936 में इनका देहांत हो गया। प्रेमचंद ने 350 कहानियाँ और 11 उपन्यास लिखे। इनके उपन्यास थे वरदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, निर्बला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, रंगभूमि और मंगल सूत्र, जो कि अधूरा रहा। इनका मंगल सूत्र पूरा नहीं कर पाए थे और इनका देहांत हो गया था। इनकी कहानी संग्रह में सबसे ज़्यादा फेमस हुई मानसरोवर, जो 8 खंडों में थी, सोजे वतन और गुप्त धन। नाटक था करबला, संग्राम, प्रेम की देवी। ये जो मैं बता रही हूँ ये इनके बहुतायता प्रसिद्ध होने वाले संग्रह हैं। सुखदास निबंध संग्रह था इनका, सुखदास, आज़ाद कथा, चांदी की डिबिया, टॉलस्टॉय की कहानियाँ, अहंकार और सृष्टि का आरंभ। संपादित गल्प समुच्चय गल्प रत्न। प्रेमचंद ने अपने साहित्य का प्रमुख विषय राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार को बनाया। इनकी रचनाओं में जीवन के आदर्श और यथार्थ दोनों रूपों को प्रस्तुत किया गया। इन्होंने किसानों, गरीबों और शोषितों की दलित अवस्था का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया। उन्होंने समाज में व्याप्त अनेक बुराइयों पर भी लिखा। मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी, उर्दू मिश्रित हिंदुस्तानी भाषा का प्रमुखता से प्रयोग किया। अब हम अपने पाठ की ओर चलते हैं। पाठ का शीर्षक है नमक का दरोगा। जो ये कहानी मुंशी प्रेमचंद की थी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। इस कहानी में अंग्रेज़ों के शासन के समय की सामाजिक, प्रशासनिक तथा न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को साहसिक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। परंतु ये कहानी आदर्शोन्मुखी, यथार्थवादी। इस कहानी के अंतिम प्रसंग में सत्य तथा धर्म का प्रतीक अभिमन्यु सा निहत्था नायक धन के अभिमान को कुचलकर सम्मानित स्थान को प्राप्त कर लेता है। यानी कहानी का अंत जो है बहुत सुखांत है। इसमें 2 कैरेक्टर मुख्य रूप से हैं, पंडित अलोपीदीन और वंशीधर। वंशीधर एक साधारण परिवार का व्यक्ति होता है और उसे नौकरी की तलाश होती है। नौकरी की तलाश के लिए वो निकलता है। इधर पंडित अलोपीदीन एक रसूख वाला व्यक्ति होता है, धनी व्यक्ति होता है और अपने धन के बल पर कुछ कर गुजरने का घमंड या मादा रखता है। अब हम चलते हैं अपने पाठ के सार की ओर। लेखक कहते हैं कि जब नमक विभाग बना तो वह भी चोरी छिपे छल बल का केंद्र बनने लगा। पटवारी, वकील तथा कर्मचारी सभी इस विभाग में लगना चाहते थे, चाहे काम चौकीदारी का हो
चाहे काम चौकीदारी का ही क्यों ना हो, काम मायने नहीं रखता था, परंतु वो विभाग इतना ज़्यादा लोगों को आकर्षित कर रहा था कि वो सब उस विभाग में जाने के लिए बहुत ज़्यादा लालायित थे। कविगण श्रृंगार रस तथा प्रेम रस के द्वारा सर्वोच्च पद प्राप्त करने में लगे थे, जिनमें फारसीदा कवि प्रमुख थे। वंशीधर भी इन्हें ही अमेरिका के आविष्कारों से भी ज़्यादा सम्मान देते थे। इन्हें बंशीधर जो थे आँखों में संजोए सपने संजोए जब नौकरी की तलाश में निकले तो पिता ने उनके व्यवहारिक ज्ञान देते हुए कहा कि नौकरी लगे तो इस बात का ध्यान रखना ओहदा मायने नहीं रखता है, परंतु उससे होने वाली ऊपरी इनकम कितनी है ये मायने रखता है, क्योंकि यदि ऊपरी आय अच्छी होगी तो घर पे बरकत आएगी और यही एक आय ऐसी है जिससे हम अपने समाज में अपना स्थान बना सकते हैं। परिवार की हालत की दुहाई देते हैं और कहते हैं कि जाओ ओहदा माने मत देखना, ओहदा क्या है ये मायने रखेगा कि उसमें जो ऊपरी इनकम है, ऊपरी कमाई है वो कितनी है। और ये ज्ञान देकर अपने बेटे वंशीधर को विदा करते। वंशीधर अपने मूल आदर्शों नेकी, ईमानदारी, स्वाभिमान तथा स्वावलंबन को शक्ति बना नौकरी की तलाश में निकला और जाते ही उसे नमक का दरोगा का ओहदा मिल गया। नमक विभाग में दरोगा का ओहदा मिल गया। पिता फूला न समाया तथा पड़ोसी भी उसे सहन नहीं कर पा रहे थे। एक तो वो वहाँ से गया और वहाँ से जाते ही उसे नमक विभाग में दरोगा की जॉब मिल गई, जिससे जो उनके पिता थे वो फूले नहीं समा रहे थे और उन्हें लगा कि नहीं, ये विभाग जिस विभाग के लिए सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लालायित हैं कि ये विभाग मिल जाए, क्योंकि इसमें ऊपरी इनकम का बहुत ज़्यादा था वहाँ पे, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। 6 महीने के भीतर ही वंशीधर ने अपने काम से, नेकी से सबका दिल जीत लिया। अब एक रात सर्दियों की थी और मल्लाहे गाना गा रहे थे, यमुना की लहरों से आवाज़ आ रही थी, परंतु इन्हीं आवाज़ों के बीच में कुछ गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी। सारे लोग सो रहे थे, परंतु वंशीधर अपने घोड़े पर सवार होता है और उस स्थान की ओर रुख करता है जहाँ पर ये गाड़ियों की आवाज़ें आ रही थी। वहाँ जाकर पूछता है कि ये गाड़ियाँ किसकी हैं और कहाँ जा रही हैं। जब उसने सुना कि ये गाड़ियाँ कानपुर जा रही हैं और पंडित अलोपी दिन की गाड़ियाँ हैं, तो उसे झटका लगा। दरोगा ने फिर पूछा कि इसमें क्या लदा है। कोई जवाब नहीं आया। फिर किसी ने हिम्मत करके कहा कि खुद ही उसने पहले टटोलने के बाद उसे कुछ लगा तो देखा कि वो नमक था। धर्म और धन के बीच था लेखक। वहाँ पे क्या था, अभी उसे रिश्वत दी जाती है या उस पर कोई दबाव बनाया जाता, ये स्थितियाँ उत्पन्न होने वाली थी। तो लेखक आगे कहता है, गाड़ी वालों ने मीठी नींद में उठते हुए अलोपी, भाई इसका मालिक कौन है, दरोगा ने पूछा इसका मालिक कौन है, तो पता चला कि अलोपी दिन वो पीछे सो रहे थे, तो उनको जगाने के लिए बोला गया और जो गाड़ी वाले थे वो जाके अलोपी दिन को जगाने के लिए गए। तो जैसे देखा कि अलोपी दिन मीठी नींद में सो रहा तो उसको हिलाया तो वो जगा और बड़ा ही उसके अंदर एक गुरूर था, एक घमंड था। उसकी सोच थी कि धन के आगे वो सबका सर झुका लेगा। उसने चतुराई और चापलूसी करते हुए जब गाड़ी को रुकने का कारण पूछा तो दरोगा ने बताया सरकारी हुक्म के कारण उसने इन्हें रोका है। पंडित ने रिश्वत देने के अंदाज में हंसते हुए माफ़ी मांगी और कहा कि भाई जो घाट का देवता यानी जो चुंगी लेने वाले हैं उनका चढ़ावा मैं चढ़ा दूँगा और इसको जाने दो। परंतु दरोगा को उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें गिरफ्तार करूँगा। ये पहला अवसर था जब पंडित के घमंड को करारा झटका लगा। अभी तक उसने ऐसे लोगों से उसका पाला नहीं पड़ा था अलोपी दिन का और उसे बहुत ही ज़्यादा
दुख भी हुआ कि अरे ये कैसी बातें हो रही हैं, ये कैसी बातें कर रहा है। और ये कम उम्र का अल्हड़ सा युवक जो कि मोह माया में भी नहीं फंस रहा है, पैसे का लोभ दिखाने के बाद भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा। लाख कोशिश करने के बाद भी वंशीधर उनकी बातों में नहीं आया और उसने कहा जो गलत है वो गलत है। और इसके बाद ये भी बोला कि वो बिकाऊ नहीं है और आलोपी दीन को पकड़ अरेस्ट कर लेता है। अब यहाँ पे क्या होता, धर्म और धन में युद्ध होने लगा। वो धन के घमंड में सोच रहा था कि मैं जीत जाऊँगा, परंतु ऐसा नहीं। धन त्याग की कीमत उछल उछल कर लगा रहा था, परंतु अमूल्य त्याग अविचल खड़ा था। आखिर आलोपी दीन विवश और बड़ी दीनता से अपनी इज्जत का सौदा 25,000 रुपये में करने लगा। दरोगा ने गुस्से में आकर बदलू जमादार जो कि उनका एक असिस्टेंट था उसे कहा इनको गिरफ्तार करो। चारों ओर से निराश और विवश पंडित मूर्छित होकर गिर गए। जब उन्होंने सारे अपने हथकंडे आजमा लिए और एक भी हथकंडा उनका काम नहीं आया तो वो विवश और मूर्छित होकर लगा उन्हें कि नहीं, अब ये जो व्यक्ति है ये बिकेगा नहीं, तो उन्हें गस आ गया और वो मूर्छित हो गए। लेखक फिर आगे कहते हैं कि परिस्थिति बिल्कुल उलट जाती है। जो लोग अब तक आलोपी दीन की निंदा कर रहे थे अब नहीं, पहले अब यहाँ पे आते हैं। अगली सुबह फिर क्या होता है कि चारों तरफ पंडित आलोपी दीन की निंदा होने लगती है कि अरे ये व्यक्ति, देखिए वक्त और समय का तगाजा ऐसा होता है और लोगों की सोच ऐसी होती है कि जिसका पलड़ा भारी होता है, जिस पक्ष में सकारात्मकता देखते हैं लोग उसी ओर झुक जाते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि सच्चाई क्या है। ये लोगों का काम है। जो अभी तक पंडित आलोपी दीन की हाँ में हाँ मिलाते थे, अब उसकी निंदा करने लगते हैं और दरोगा की बड़ाई करने लगते हैं और कहते हैं कि देखो बड़ा देवता बना फिरता था, ये तो बड़ा भ्रष्टाचार में लिप्त निकला। पंडित आलोपी दीन को न्यायालय में पेश किया जाता है और वो अपने पैसे और रसूख के बल पे वहाँ से बाइज्जत बरी हो जाता है। चारों तरफ उनके बचाव में अधिकारी खड़े हो जाते हैं और गवाह भी कि कोई गवाह नहीं मिलता है, जिसके अभाव में पंडित आलोपी दीन वहाँ से बाइज्जत बरी होता है। फिर न्यायाधीश ने कहा कि इतना रईस आदमी थोड़े से लोभ के कारण ऐसा घिनौना काम करेगा, ऐसा नहीं करेगा। ये एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। नमक हलाली ने दरोगा को बुद्धिहीन बना दिया है, भविष्य में ध्यान रखना। दरोगा को वार्निंग दे देता है न्यायाधीश और कह देता है ऐसा ये व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता और अब आगे से ध्यान रखना, किसी भी रसूखदार व्यक्ति को पकड़ने से पहले 100 बार सोचना। ये कहकर दरोगा को वार्निंग दे दी जाती है और उसको छोड़ दिया जाता है, आलोपी दीन को छोड़ दिया जाता है। अब इधर ये होता है कि जो लेखक होता है लेखक फिर आगे कहते हैं कि जो वंशीधर होता है वो अपने को हताश मायूस समझता है कि मैंने एक ईमानदारी से जो कार्य किया था उस पर भी मुझे सफलता नहीं मिली। अब जो लोग आलोपी दीन की भी निंदा कर रहे थे वो वंशीधर की निंदा करते हैं, परंतु इन लोगों के कटुआ की सच्चाई को और भी अधिक प्रज्वलित कर देते हैं। दरोगा को भ्रष्टाचार की शक्ति का अंदाज़ा लग जाता है, पता चल जाता है उसको। इसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि कीमत उसे नौकरी से मुअत्तल होकर चुकानी पड़ेगी। जिसके खिलाफ उसने आवाज़ उठाई थी, जो वो करना चाह रहा था, उसकी इतनी भारी उसको कीमत चुकानी पड़ी कि उसकी नौकरी चली जाती है। लौट के घर आता है, पत्नी बच्चे माँ बाप सब उसको ही दोषी ठहराने लगते हैं और कहते हैं कि बहुत बड़े न्याय के देवता बने फिरते थे, क्या हुआ, क्या कर लिया। इधर वंशीधर की नौकरी चली जाती है, घर में भी उसे कुछ अच्छा सम्मान नहीं प्राप्त होता है। वो मायूस होकर अपने समय को व्यतीत कर रहा होता है। कुछ सप्ताह बीतते हैं। आलोपी दीन को रियलाइज़ होता है कि जो व्यक्ति इतना धन का लालच देने पे भी नहीं टूटा, तो ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है, ऐसा ईमानदार व्यक्ति मिलना मुश्किल है। और उसने इसकी कीमत अपनी नौकरी देकर चुकाई, फिर भी वो नहीं, उसने माफ़ी मांगी या उसने जाकर ऐसा कुछ नहीं किया, तो मतलब ये हीरा ही है। और अपने सजे हुए रथ के साथ वंशीधर के घर पहुंच जाते हैं और वहां झुककर उनको प्रणाम करते हैं। उनके पिताजी आते हैं वंशीधर के और अपने बेटे को ही उल्टा खरे खोटा सुनाते हैं और आलोपी दीन का स्वागत करते हैं।
वंशीधर जैसे बेटे का पिता होने से अच्छा होता कि निसंतान, ये वंशीधर के पिता का कहना था कि मतलब अपना बुरा भला अपने बेटे को कहते हैं। सर पंडित ने कहा वंशीधर तो कुल दीपक है, वो पहला आदमी है जिसने मुझे हराया है। इतने वंशीधर आता है, उसने वो अभिवादन करता है अलोपी दीन को, परंतु पंडित के चेहरे पर उसे अभिमान की जगह लज्जा नज़र आती है, सद्भावना नज़र आती है। जब वंशीधर ने भी कहा कि उसकी अभिनय उसके फ़र्ज के कारण हुई थी, अन्यथा उसकी पंडित जी से कोई दुश्मनी नहीं है। मतलब जो भी हुआ था वो सिर्फ अपनी नौकरी के कारण हुआ था, जो उसका पद था उसकी वजह से उसने ऐसा किया था, अन्यथा उसकी ऐसी कोई न मंशा थी और ना ही उसकी कोई दुश्मनी अलोपी दीन से है। पंडित की मीठी बातों से उसके मन का संदेह धुल जाता है और उसने कहा आप जो भी कहेंगे मैं उसकी इज्जत करूंगा। इस पर अलोपी दीन ने कहा कि उस दिन तुमने मेरी बात ठुकरा दी थी, परंतु आज मानने पर। अब पंडित अलोपी दीन मीठी मीठी बातें करता है, फिर वंशीधर कहता है ठीक है मैं अब आपकी हर बात मानूंगा, बताइए क्या बात है। तो कहता है कि उस दिन मैंने एक ऑफ़र दिया था आपको, उस ऑफ़र को आपने ठुकरा दिया था, उस प्रस्ताव को आपने ठुकरा दिया था, मगर अब मैं जो प्रस्ताव देने जा रहा हूँ इसको आपको नहीं ठुकराना है, ये आपको मानना ही पड़ेगा। बड़े अपनत्व की भावना से कहता है और अपनी प्रॉपर्टी में उसको मैनेजर के पद पर नियुक्ति देता है। वंशीधर सकचाते हुए हामी भर देते हैं। वंशीधर द्वारा हामी भरते ही पंडित ने अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर उसको नियुक्त कर दिया। कागजात पर हस्ताक्षर होते हैं और वंशीधर इस बात पर सकपका गया, परंतु अलोपी दीन ने उसके गुणों द्वारा प्रभावित हो एक मर्मज्ञ, अनुभवी, स्वाभिमानी आदमी को चुन लिया था। जब वंशीधर ने कहा कि वह इस योग्य नहीं, तो पंडित जी ने कहा कि उसकी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि तुम्हें हमेशा वही नदी के किनारे वाला जिद्दी, उद्दंड, कठोर स्वभाव तथा धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखें। इस प्रकार इस कहानी का यथार्थवाद से आदर्शवाद की ओर समाप्ति होती है। यानी कि जो वो जिद्दी, हठी दरोगा, विचलित न होने वाला व्यक्ति था, वो कैरेक्टर, वो चरित्र अलोपी दीन को बहुत ज़्यादा लुभा जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग जाता है और उसके कारण वो इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाता है कि वंशीधर के पास आकर वंशीधर से माफ़ी मांगकर उसको अपनी प्रॉपर्टी में, अपनी जायदाद में स्थायी मैनेजर की नियुक्ति देता है। यानी आप जब कभी ईमानदार होते हैं, अपने प्रति होते हैं, दूसरों के प्रति होते हैं, तो आप हमेशा सम्मान के भागीदार होते हैं। ये था आपके पाठ का सार और प्रश्नोत्तर आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। धन्यवाद।